बच्चों, आज हम लोग अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक है उसे कंटिन्यू रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने आपको बताया था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और साथ ही साथ इंग्लिश को इंप्रूव करने के नजरिए से भी। टॉपिक का नाम क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। चाय कम है बेटा। अच्छा ये बताओ, जब से तुम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हो, बात नहीं अश्विन नाम ही ना था? हाँ, बात नहीं करो। ये बताओ, जब से तुम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हो इस क्लास में, कुछ फायदा महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इंग्लिश पढ़ते हो घर पर जाकर? कुछ हम सलाह देना चाहेंगे तुमको। भले ही तुम्हारा सब्जेक्ट इंग्लिश हो या ना हो, लेकिन एक आध नॉवल खरीद लो इंग्लिश के। अमेजोन पे आजकल फैसिलिटी अवेलेबल है, तुम वहां से ऑर्डर करके कोई एक इजी सा नॉवल मंगा सकते हो। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पाउलो कोएल्हो का द एल्केमिस्ट नॉवल खरीद लीजिए। ठीक है, द एल्केमिस्ट। बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा गया है और जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। करना क्या है, जब आप किसी इंग्लिश नॉवल को पढ़े तो जितनी भी ग्रामर आपने पढ़ी है, समझी है, ठीक है ना बेटा, उसको आप उसमें अप्लाई करें। आप ये देखें कि इसमें क्लॉज क्या है, सेंटेंस क्या है, कैसे नॉन फाइनाइट वर्ब्स यूज की गई हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैसे अप्लाई हो रहा है, कोई शब्द है तो वो कौन से पार्ट ऑफ स्पीच का काम कर रहा है ना। जितनी भी फैक्ट्स आपको बताए गए हैं इंग्लिश के, वो सब आप उसमें सर्च करने की कोशिश करें। तो दो चीजें आपकी तैयार होंगी। एक तो आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं, मतलब आप एक नॉवल पढ़ रहे हैं, स्टोरी पढ़ेंगे, और साथ ही साथ आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपनी इंग्लिश ग्रामर भी इंप्रूव कर लेंगे। समझ आगे बात बेटा? तो आप एक नॉवल ले सकते हैं, और नहीं लेना चाह रहे हैं तो आप न्यूज़पेपर को पढ़ने की हैबिट बनाइए। न्यूज़पेपर से भी आप अपनी ग्रामर को इंप्रूव कर सकते हैं। क्लियर? चलो, तो आप देखते हैं आज का टॉपिक क्या है हमारा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जो बच्चे नए हैं उनके लिए थोड़ा सा हम चीजों को रिपीट कर रहे हैं। बेटा, अभी हम एक दिन आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे, सबजंक्टिव मूड। सबजंक्टिव मूड क्या पढ़ाएंगे? ओके। तो उस दिन हम आपको बताएंगे कि इंग्लिश ग्रामर में, लैंग्वेज में 3 मूड होते हैं, इंडिकेटिव मूड, इंपरेटिव मूड और सबजंक्टिव मूड। तो जितने भी आप लोगों ने अभी तक सेंटेंसेस पढ़े हैं वो सब इंडिकेटिव मूड में आते हैं, और उसकी पहचान ये होती है कि उसमें ये ऑर्डर रहता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अधिकतर जो सेंटेंसेस हम पढ़ते आए हैं बचपन से बेटा, बहुत ध्यान से समझना है चीजों को, हम यहीं पर अभी सारी चीजें क्लियर करेंगे। जो हम इंग्लिश पढ़ते हैं वो किस क्रम में चलती है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट होती है हमारी वर्ब। वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस नहीं हो सकता। समझ गए? एक शब्द है हम वर्ब कहेंगे, अगर एक से ज्यादा शब्द है तो हम वर्ब फ्रेज कहेंगे। ये चीजें समझ चुके हो ना? एक शब्द है तो वर्ब कहेंगे, एक से ज्यादा शब्द है तो उसे वर्ब फ्रेज कहेंगे। और ये बात आपको सभी में अप्लाई करनी है। अगर एक शब्द है तो नाउन, और एक से ज्यादा शब्द है तो नाउन फ्रेज। अगर एक शब्द है तो एडजेक्टिव, और एक से ज्यादा शब्द है एडजेक्टिव फ्रेज। अगर एक शब्द है तो एडवर्ब, और एक से ज्यादा शब्द है तो एडवर्ब फ्रेज। अब कहोगे सर इन दोनों में अंतर क्या है? आपने एक तरफ ये लिखा और एक तरफ ये लिखा। बेटा, केवल और केवल शब्दों का अंतर है। किसका अंतर है? शब्दों का अंतर है। इसमें आपको सिंगल वर्ड मिलेगा, इसमें आपको एक से ज्यादा वर्ड्स मिलेंगे। ठीक ना? 2 हो सकते हैं, 3, 4, 5, एक से ज्यादा होंगे तो फ्रेज हो गया। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। समझ गए?
हमने कहा सन, हमने बोला सन, SON, तो क्या हो गया, एक शब्द है ना, तो वो क्या हो गया बेटा, नाउन। मैंने कहा माई सन, अब कितने शब्द हो गए, दो शब्द हो गए, माई सन, तो वो नाउन है या नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, समझ गए, माई सन। या माई नॉटी सन, अब ये क्या है, नाउन है या नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज है, इसमें तीन शब्द हो गए, माई नॉटी सन, है ना, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, सन, तो इसलिए हम इसको नाउन फ्रेज कहेंगे। क्लियर। हमने कहा इंटेलिजेंट, एक शब्द है, एडजेक्टिव। हमने कहा वेरी इंटेलिजेंट, कितने शब्द हो गए, दो शब्द हो गए, वेरी इंटेलिजेंट, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। क्लियर बेटा। हमने कहा एडवर्ब है, हमने इसमें बोला आपको, जैसे कह लीजिए यस्टरडे, यस्टरडे बोला, तो यस्टरडे एक शब्द है, एडवर्ब हो गया। लेकिन जब हम कह रहे हैं इन द लास्ट नाइट, इन द लास्ट नाइट, तो इसमें कई शब्द हो गए, इन द लास्ट नाइट, है ना, मेरे अंकल कब आए, माई अंकल केम इन द लास्ट नाइट। क्लियर। तो इन द लास्ट नाइट एडवर्ब फ्रेज हो गया। तो ये चीज आपको समझनी होगी कि एक शब्द है तो हम उसे नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, हमारी बात यहां से शुरू हुई थी, उसे वर्ब कहेंगे। राम प्लेज क्रिकेट, SVO, कितने शब्द है बेटा वर्ब में, एक शब्द है, इसे क्या बोलोगे, वर्ब बोलोगे या वर्ब फ्रेज बोलोगे, वर्ब बोलोगे। राम इज प्लेइंग क्रिकेट, SVO। अब वर्ब में कितने शब्द दिख रहे हैं आपको, दो शब्द दिख रहे हैं, ये दोनों वर्ब हैं, दोनों शब्द मिलकर क्या किसी जगह पर हैं, तो ये हो गया वर्ब फ्रेज। क्लियर। अब तो नहीं डाउट रहेगा, तो जब वर्ब फ्रेज होगी तो इसका मतलब है कि उसमें ऑक्सिलरी वर्ब यूज की गई है, अगर केवल वर्ब है तो ऑक्सिलरी वर्ब यूज नहीं की गई है ना, क्योंकि मेन वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं हो सकता है, ऑक्सिलरी वर्ब हम एक्स्ट्रा में ऐड करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब ना हो चलेगा, लेकिन मेन वर्ब ना हो नहीं चलेगा, समझ गए। तो वर्ब फ्रेज का मतलब है कि उसमें ऑक्सिलरी वर्ब भी है, उसमें मेन वर्ब भी है, ठीक है ना। इसमें एडवर्ब भी जोड़ा जा सकता है, एडवर्ब ऑफ निगेशन, जो हम कहते हैं नॉट को, ये क्या है बेटा, एडवर्ब ऑफ निगेशन, ये किसी चीज, किसी क्रिया के ना होने को दर्शाता है, और इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में रखते हैं हमेशा, ये ध्यान रखना है तुम्हें। कहां रखा जाता है एडवर्ब ऑफ निगेशन को, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब, हैज नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज एम आर नॉट आईएनजी फॉर्म, तो एडवर्ब ऑफ निगेशन हमेशा इन दोनों के बीच में आएगा। क्लियर। आज का ये मार्कर बड़ा इरेज ही नहीं कर रहा है, पानी है क्या किसी के पास, थोड़ा सा नहीं है, ओके चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो अब हम आते हैं इस टॉपिक पर बेटा, ये जो आज पहली बार क्लास में बैठे हैं उनको ये बात समझ में आ गई जो हम बताना चाह रहे थे, ओके। अब अगली बात तुम लोगों को बहुत ध्यान से समझनी है, तब हमारा टॉपिक शुरू होगा। अब इन तीनों में बेटा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन थी हमारी, वर्ब इंपॉर्टेंट थी, वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, क्या हुआ है, एक एग्रीमेंट जिसको हम कहते हैं समझौता, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या हुआ है, एक एग्रीमेंट हुआ है, समझौता हुआ, और वो समझौता ये है कि यदि सब्जेक्ट हमारा, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है बेटा, बहुत गीला हो गया ये, यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है
मार्कर को भी ले लिया ये बहुत ध्यान से समझना, फिर हम आज बहुत अच्छे रूल्स बताएंगे तुम लोगों को। तो वर्ब भी हमारी कैसी होगी? सिंगुलर होगी। ये सबको याद हो गया है? इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। ये एग्रीमेंट है, सीधा सीधा से एग्रीमेंट है। और इसको हम अपने स्टूडेंट्स को पति पत्नी के एग्जाम्पल से समझाया करते हैं कि जैसा पति को पसंद होता है वैसी तो पत्नी पसंद करती है ना? दोनों एक जैसा चलते हैं तभी मैरिड लाइफ बढ़िया चलती है। तो यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी। यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल होगी। ठीक, बढ़िया चलेगी इनकी मैरिड लाइफ। लेकिन इस इस नियम को बेटा क्या कहते हैं हम? इस एग्रीमेंट को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्योंकि ये एग्रीमेंट किसके किसके बीच में हुआ है? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। इसका ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना, ये ध्यान रखना, इसमें ऑब्जेक्ट का कोई रोल नहीं रहता है एग्रीमेंट में। ये एग्रीमेंट केवल सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हुआ है। सब्जेक्ट सिंगुलर है कि नहीं है ये देखना है। क्लियर? ओके। लेकिन समाज में हर चीज के अपवाद होते हैं कि नहीं होते हैं? जैसे समाज में हम लोग कह दें कि माँ को पूजा जाता है, हमारे भारतीय समाज में माँ को पूजा जाता है, क्या ये 100% सत्य है? 100% सत्य नहीं है। हाँ, पूजा जाता है, मेजोरिटी लोग पूछते हैं, 90-95% लोग अपनी माँ को पूछते हैं, लेकिन 4-5% ऐसे भी हैं जो अपनी माँ को पीटते हैं, है ना? तो कुछ अपवाद होते हैं, कुछ। इस एग्रीमेंट के भी कुछ अपवाद हैं, जिसमें से पहला अपवाद, ये सब हम बता चुके हैं बेटा, रिपीट कर रहे हैं केवल। जिसमें से पहला अपवाद है हमारा सब्जेक्ट आई एंड यू, ये दो, आई और यू। आई क्या है? सिंगुलर है, एक ही होता है में, लेकिन इसके साथ हम वर्ब कैसी लगाते हैं? प्लूरल लगाते हैं, आई हैव लगाते हैं, है ना? आई प्ले लगाते हैं, लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? ये कैसी वर्ब है? प्लूरल है कि सिंगुलर है? प्लूरल है। कैसे पता चला? क्योंकि इसमें एस या एस नहीं लगा है। ठीक है, ये हम चीज बता चुके थे, इसीलिए पहले तुम लोग पूछना था, फिर हमें बताना था, बताएंगे हम जरूर। देखो बेटा, सिंगुलर या प्लूरल ये केवल 3 ही के होते हैं। पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन और तीसरा है वर्ब। बेटा इंग्लिश लैंग्वेज में इन 3 के अलावा चौथे का सिंगुलर या प्लूरल नहीं होता है। हम बहुत तेज आवाज में बोल रहे हैं ताकि तुम्हारे दिमाग में जाकर बैठ जाए ये बात। इंग्लिश लैंग्वेज में सिंगुलर या प्लूरल केवल इन 3 के ही होते हैं, नाउन के, प्रोनाउन के और वर्ब के। जैसे हमने कहा बेटा गर्ल, ये सिंगुलर है या प्लूरल है? ये सिंगुलर है। नाउन है ना, नाउन है तो इसका सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है, क्योंकि सर ने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि नाउन का सिंगुलर या प्लूरल होता है। तो ये इसका हो सकता है सिंगुलर या प्लूरल। ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। ठीक बेटा, नाउन का हमने चेक कर लिया। प्रोनाउन का देखते हैं, ही सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है ना? एक के लिए हम यूज करते हैं, ये प्रोनाउन है, इसका मतलब हमारी ये बात भी सही है। प्रोनाउन का सिंगुलर या प्लूरल होता है, ही सिंगुलर है और दे प्लूरल है, होते हैं। और आगे बढ़ते हैं। हमने कहा वर्ब, प्ले, प्ले सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है बेटा। इसका सिंगुलर बनाया जाता है, इसमें एस या ईएस लगाकर सिंगुलर बनाते हैं, बस। ये अंतर है नाउन और वर्ब में। इधर देखो, ये नाउन है और ये वर्ब है। नाउन में एस लगाया हमने तो क्या बन गया? प्लूरल बन गया। नाउन में जब भी हम एस या ईएस लगाते हैं तो प्लूरल बन जाता है, लेकिन वर्ब में जब हम एस या ईएस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाती है। समझ गए? इस मामले में ये अलग है, ठीक है ना? सब्जेक्ट कौन होता है?
सब्जेक्ट कौन हो सकता है केवल? ये बहुत मोटी मोटी और बेसिक बातें हैं, एंड दैट्स व्हाई आई कीप रिपीटिंग देम, क्योंकि एक बार ये तुम्हारे जहन में बैठ गई ना बेटा, फिर तुम्हें इंग्लिश खुद पढ़ने में मजा आने लगेगा। एसवीओ सब्जेक्ट केवल और केवल नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। समझ गए ना? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए थे, केवल नाउन और प्रोनाउन, ये दो ही सब्जेक्ट की जगह पर आएंगे। ना एडजेक्टिव आ सकता है, ना वर्ब, ना प्रेपोजिशन, ना कंजंक्शन। बैठ गई ये बात? ओके। तो जो सब्जेक्ट है नाउन होता है, नाउन का प्लूरल कैसे बनता है? एस या ईएस लगा, लेकिन वर्ब एस या ईएस लगाने से सिंगुलर हो जाती है। तो इसने एग्रीमेंट किया है कि तुम सिंगुलर तो मैं भी सिंगुलर, अगर तुम दिन को रात कहोगे तो मैं भी रात कहूंगी, है ना? यही तो कहते हैं, तो फिल्मी गाने बनाए गए हैं, प्रेम का गाने गाते, तुम दिन को रात कहो तो मैं रात कहूंगी। तो ये अगर इतना इसको फॉलो कर रही है कि तुम यदि सब्जेक्ट तुम सिंगुलर होगे तो मैं भी सिंगुलर रहूंगी, लेकिन लेकिन शकल तो अलग है ना? कि पति पत्नी की शकल एक जैसी होती है? बिल्कुल अलग होती है ना। कोई भी अंधा भी देख के बता सकता है कि ये पति है, ये पति है, अतिशयोक्ति हो गई, है ना? अंधा नहीं बता सकता है, लेकिन कहते हैं ना कि अंधा भी बता सकता है, ये तो वो याद। हाँ, तो सब नाउन का प्लूरल ऐसे ईएस लगने से बनता है, लेकिन वर्ब का एस या ईएस लगाने से सिंगुलर बन जाता है, शकल अलग है। क्लियर? इसीलिए बेटा जब तुम लिखते हो ना, तुमने लिखा ही कैसा है? सिंगुलर। तो क्या लिखते हो? गो या गोज? गोज लिखते हो ना। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होनी चाहिए, और वर्ब सिंगुलर कब होगी? जब उसमें एस या ईएस लगेगा। बिल्कुल सही हो गया। क्लियर? हमने कहा राम रीड, क्या ये वाक्य सही है? नहीं है, गलत है, क्योंकि ये सिंगुलर है और वर्ब प्लूरल है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल इसमें फॉलो नहीं हुआ, तो हमें इसको भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा एस लगाकर। अब समझ गए बात ना बेटा? हमने लिखा राम हैव स्लेप्ट, तो ये सही है या गलत है? गलत है, क्योंकि राम हमारा सिंगुलर है और वर्ब हमने कैसी लगा दी? प्लूरल लगा दी। वर्ब हमने कैसी लगा दी बेटा? प्लूरल लगा दी। हमें यहां पर क्या लगाना पड़ेगा? हैज लगाना पड़ेगा। क्लियर? ओके। तो अब हम तुम्हें थोड़ा सा एक और मजेदार चीज बताना चाहते हैं जो तुम्हें काम आएगी। तो ये जो देख रहे हो बेटा कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। सब्जेक्ट केवल नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, और नाउन में एस या ईएस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, वर्ब में एस या ईएस लगाकर हम सिंगुलर बनाते हैं। अब हम तुम्हें बताने वाले थे इनके अपवाद। तो पहला अपवाद है आई एंड यू। आई के साथ हम कैसी वर्ब लगाते हैं? प्लूरल लगाते हैं। तो क्या ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हुआ? नहीं हुआ ना। तो ये अपवाद, इसको अपवाद में रखना तुम लोग। समझ गया ना बेटा? और हर जगह नहीं, बड़ा विचित्र है ये आई, है ना? कई जगह पर वाज ले लेता है। तो अब ये पूरा का पूरा मैटर हो गया हमें याद करने का कि कब ये सिंगुलर वर्ब लेगा और कब ये प्लूरल वर्ब लेगा। तो अपवाद में बस ये याद रखना है तुम्हें कि आई सिंगुलर होते हुए भी प्लूरल वर्ब ले सकता है। ठीक? जैसे आई प्ले है ना, अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखोगे तो उस हिसाब से ये सेंटेंस गलत हो गया। ये सिंगुलर है तो इसमें एस लगना चाहिए, लेकिन अगर एस लगा दिया ना तो गलत हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि आई अपवाद है। बहुत सारे अपवाद केमिस्ट्री वालों को पढ़ने पड़ते हैं, फिजिक्स वालों को पढ़ने पड़ते हैं, तो तुम लोग थोड़े से नहीं पढ़ सकते क्या? पढ़ सकते हो ना, तो आई का याद रखना। दूसरा कौन है? यू। अब यू कैसा प्रोनाउन है बेटा? यू टेबल अगर याद करो,
सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन में आई और वी होते हैं, सेकंड पर्सन में यू होता है। ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। यू सिंगुलर भी है, प्लूरल है। जैसे मान लीजिए हमें केवल इनसे कहना है तो हम क्या कहेंगे, यू। एक है ना ये सिंगुलर यू, और तुम सबसे कहना है तब भी हम क्या कहेंगे, यू। ओके, तो यू सिंगुलर भी हो गया और प्लूरल भी हो गया। लेकिन जब प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी, कोई इसमें बताने वाली बात नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कह रहा है कि प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। तो जब यू प्लूरल था, जब हमने तुम सब लोगों के लिए यू बोला, तब तो प्लूरल वर्ब आई, कोई गलत नहीं है। लेकिन जब हमने केवल इनके लिए बोला तब तो सिंगुलर था ना वो, तो वर्ब कैसी आनी चाहिए थी, सिंगुलर। लेकिन आती है क्या, नहीं। यू सिंगुलर होते हुए भी हम उसके साथ कैसी वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल। तो ये हो गए बेटा दोनों अपवाद। याद रहेंगे, ये दोनों याद रहेंगे ना। ओके, तो पहला एक्सेप्शन हो गया। दूसरा जान लो। दूसरा एक्सेप्शन है बेटा नीड नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और एक बार मुझे तारीफ मिली थी जब मैं एमए कर रहा था इंग्लिश में। ऐसे ही बस प्रोफेसर पढ़ा रहे थे और मेरे मुंह से एक सेंटेंस निकला, उन्होंने कहा कि वेरी गुड, यू आर डूइंग गुड इन इंग्लिश। ये दो चीजें देख रहे हो बेटा, नीड नॉट और डेयर नॉट। ठीक, इनको सेमी मॉडल वर्ब की तरह यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने कल तुमसे कहा था कि तुम एक गुलाब लेकर आना, ठीक ना। आज मुझे उसका काम था, एक गुलाब की जरूरत थी मुझे। लेकिन फिर वो मुझे खुद मिल गया, तो मैं क्या कहूंगा, अब तुम्हें लाने की जरूरत नहीं है, व्यवस्था हो चुकी है, यही तो बोलूंगा। तो जरूरत होना मतलब तुम्हें लाने की जरूरत नहीं है। जरूरत होना की अंग्रेजी क्या होती है, नीड। और नहीं है तो नॉट। नीड नॉट, जरूरत नहीं है तो क्या बोलोगे, नीड नॉट। क्लियर बेटा। अब हमें बताना है एक्सेप्शन, ध्यान से समझना। इसके पहले, ये तो हो गई हमारी वर्ब। इस वर्ब के पहले जो सब्जेक्ट आएगा वो चाहे सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो, आप क्या यूज करोगे, नीड नॉट। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको नीड नॉट ही यूज करना है। क्या ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हुआ, बोलो नो, है ना। क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर और सब्जेक्ट प्लूरल। लेकिन हम अभी क्या बता रहे हैं, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो, आपको नीड नॉट ही यूज करना है। ऐसा नहीं होगा कि आपने लिख दिया ही नीड्स नॉट ड्रिंक इट। ये सेंटेंस बेटा गलत है। आप कहोगे सर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाया आपने, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, नीड में हमने एस लगा दिया, इसको सिंगुलर बना दिया, क्या गलत किया हमने। बेटा आपने एक्सेप्शन याद नहीं रखा, आपने अपना दिमाग बिल्कुल सही यूज किया कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए। और वर्ब कब सिंगुलर बनती है, जब हम उसमें एस या ईएस लगा देंगे। लेकिन ये तो अपवाद है ना, इसके साथ नहीं, अपवाद को याद रखना पड़ेगा। क्लियर बेटा। तो ही लिखा है तब भी नीड नॉट, दे लिखा है तब भी नीड नॉट, ठीक ना। जैसे अब आप गए डॉक्टर साहब के पास इलाज कराने, उन्होंने आपको एक सिरप दिया कि सिरप को पीजिएगा, आपका बुखार ठीक हो जाएगा। 3 दिन आपने पिया, बुखार ठीक हो गया। फिर गए आप डॉक्टर साहब जो सिरप अभी और पीने का, तो डॉक्टर क्या बोलेंगे, यू नीड नॉट ड्रिंक इट नाउ। अब इसे आपको पीने की जरूरत नहीं, ठीक हो गए हो तो जरूरत है क्या, नहीं। यू नीड नॉट,
या ही नीड नॉट, याद रहेगा बच्चा। उसके बाद हाँ यहां पर ये तुम ये जो चीजें सीख रहे हो ना, कई तरीके से एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, ये नीड नॉट कैसे इंग्लिश में यूज किए जाते हैं, कोई कैसे बोलता है लिखता है, इसका नॉलेज तुम्हें होना चाहिए। तो पहले तो हमने पूरी तुम्हें उसका कॉन्टेक्स्ट बता दिया, हम कब यूज करते हैं, जब हमें किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। जैसे मान लीजिए अब मैं कहूं कि मुझे अब मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वाई, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी गॉट द जॉब, मुझे नौकरी मिल चुकी है तो मुझे मेहनत करने की जरूरत है नहीं, है ना। तो मैं क्या बोलूंगा, आई नीड नॉट वर्क हार्ड नाउ, अब मुझे कठिन मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे आप भी सेंटेंस बोल सकते हो। क्लियर बेटा। गलती कहां पर एग्जाम में दी जाती है, यहां पर टू लगा देंगे। ये टॉपिक से रिलेटेड नहीं है लेकिन हम बता दे रहे हैं तुम्हें। नीड नॉट के बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें टू नहीं लगेगा। नीड नॉट ड्रिंक, नीड नॉट सिट, ओके, ऐसे नीड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तुरंत। इतनी बात याद रखोगे। जैसे तुम्हें कहना है कि अब मेरे भाई को दौड़ने की जरूरत नहीं है, कैसे बोलोगे, माई ब्रदर, माई ब्रदर नीड्स, नीड्स लगाए ना, हाँ नीड आएगा, नीड नॉट। टू किससे बोला, टू, नीड नॉट रन, मेरे भाई को दौड़ने की जरूरत ना है, तो माई ब्रदर नीड नॉट रन। क्लियर। कहां कहां पर गलती तुमसे पूछी जा सकती है बेटा, यहां पर वो एस लगा सकते हैं जो गलत होगा, या अगर ये सही है तो यहां पर टू लगा सकते हैं जो गलत होगा। लिखोगे कि बस ऐसे ही हिलाते ही रहोगे सिर को, ये याद ना रहने का। हम ही ने कम से कम 10 बार पढ़ा होगा तब याद हुआ ये। लिख लो इसे। एक्सेप्शन नंबर 1 लिख लिया था, एक्सेप्शन नंबर 2 में लिखो नीड नॉट और डेयर नॉट। तो ये इस एक सेंटेंस लिख लो, है ना, ये बेटा टू मत लिख लेना, ये गलत था। एक सेंटेंस लिख लो, फिर उसके बेसिस पर आप जितनी मर्जी चाहो उतने सेंटेंसेस बनाओ, और जरूर बनाया करो, तो वो तुम्हारे माइंड में सेट हो जाएंगे। समझ रहे हो ना मोहित, अपने मन से। क्योंकि जब कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, तो उनसे कहा जाता है मेक 10 सेंटेंसेस ऑन दिस स्ट्रक्चर। क्यों बनवाए जाते हैं, ताकि वो बार बार बनाएंगे तो उनके माइंड में सेट हो जाए वो। ओके, अब यहां पर ये ध्यान रखना है बेटा, ये एक्सेप्शन केवल कब यूज होगा, जब नीड के साथ, डेयर के साथ नॉट लगाओ। अगर नॉट नहीं आया है तो वो फिर एक्सेप्शन नहीं रहा। हमने क्या लिखा है, नीड लिखा है कि नीड नॉट लिखा है, समझ गए ना। बहुत बड़ी बात है कि और सर ने तो बताया था नीड हो जहां पर सो बस एक्सेप्शन हो गया, नहीं, नीड नॉट एक्सेप्शन है। अगर केवल नीड है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फॉलो होगा, लागू होगा। जैसे आई नीड ए पेन, ही नीड्स ए पेन। देख रहे हो, ये दोनों सेंटेंस सही हैं। आई, आई के साथ कैसी वर्ब आती है, प्लूरल, नीड, एक्सेप्शन है ना ये, तो आई के साथ नीड बिल्कुल सही है। ही सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर, तो नीड में हमने एस लगा दिया, बिल्कुल सही है ना। यहां पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्यों फॉलो हो रहा है, क्योंकि नीड के साथ नॉट नहीं है। समझ गए ना, नीड के साथ नॉट नहीं है। आगे बढ़े। ओके, एक्सेप्शन नंबर 3। एक हमने बुक रिकमेंड की थी तुम लोगों को कि आरपी सिन्हा की हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश, इसको जरूर खरीद लो तुम लोग। बाकी बहुत डिफिकल्ट बुक्स तो नहीं पढ़ो,
क्योंकि बहुत सारी चीजें तुम लोगों को पढ़नी है, लेकिन एक बुक जरूर अपने पास रखो। लिखो उसे, आरपी सिन्हा, किसी भी बुक स्टॉल में तुम्हें मिल जाएगी, आरपी सिन्हा। और कोई भी एग्जाम होगा फिर वो तुम्हारे लिए एक हार्ड नट नहीं रहेगा। आरपी सिन्हा, बुक का टाइटल है हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश। उसमें ये सारी चीजें तुम्हें मिलेंगी जो हम बता रहे हैं, ठीक है। हैं? क्या बेटा? हाँ, तब फिर तू आएगा, ठीक है। अब तीसरी चीज बता रहे हैं तुम्हें। तीसरा जो अभी हम एक दिन तुम्हें पढ़ाएंगे पूरा, और ये बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा, सबजंक्टिव मूड। तीसरा एक्सेप्शन क्या है? सबजंक्टिव मूड। क्या पढ़ोगे इसे? सबजंक्टिव, बोलने में हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो रही हो। सबजंक्टिव मूड, ये अच्छा ईमानदारी से बताओ कितने लोगों ने ऑलरेडी सुन रखा है इसके बारे में? कभी नहीं सुना है? ओके, आज आज तो सुन रहे हो ना। तो पहले हम लोग एक जनरल बात कर लेते हैं, अपना कॉपी पेन रख दो और हमारी ओर ध्यान से सुनो। बेटा, इंग्लिश लैंग्वेज में 3 मूड बताए गए हैं, और ये जो मूड्स हैं, मूड से मतलब है मोड, उसका मोड क्या है, ठीक है ना। मूड या मोड एक ही बात है। जो हमने तुम्हें बताया था मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब किससे बनी थी? मोड से। मोड या मूड, मॉडल वर्ब क्या बात करती है? मूड बताती है। ओके, तो इंग्लिश लैंग्वेज में कितने मूड्स हैं? 3 मूड्स हैं। सबसे पहला इंडिकेटिव, इंपरेटिव, और तीसरे भाई साहब ये है सबजंक्टिव। तो कितने मूड हो गए इंग्लिश लैंग्वेज में? 3। अब हमें यह जानना है कि इन तीनों में अंतर क्या है। अंतर यह है बेटा, जब कोई तुम्हें फैक्ट दिया जाए, कोई एक तथ्य बताया जाए, सेंटेंस तुमने पढ़ा और तुम्हें लगा कि इसमें एक फैक्ट है, तथ्य है। फैक्ट तो जानते हो ना? अगर तथ्य है तो इसका मतलब वो सेंटेंस इंडिकेटिव मूड में है। किस मूड में है? और वो तथ्य नहीं है, नॉन फैक्चुअल है, उसमें कोई तथ्य नहीं दिया जा रहा है, बस या तो कोई कल्पना है, या कोई इच्छा है, या कोई ऐसा विश्वास है, वो तथ्य नहीं है। तो फिर वो किस में चला जाता है? सबजंक्टिव मूड में। क्लियर? अगर तथ्य है तो इंडिकेटिव मूड, और अगर केवल इच्छा है, इच्छा कोई तथ्य हो सकती है क्या? जैसे मैं कहूं, मैं चाहता हूं कि तुम लोगों को नौकरी मिल जाए, तो ये मेरी इच्छा है ना, नौकरी मिल जाए। क्या ये फैक्ट है? फैक्ट नहीं है, ये मैं अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा हूं कि तुम्हें नौकरी मिल जाए। मैं बोलूं काश मैं प्रधानमंत्री होता, क्या ये फैक्ट है? मैं तो केवल सोच रहा हूं, बस कल्पना कर रहा हूं, काश मैं प्रधानमंत्री होता, काश रसगुल्ला होते तो खा लेते। तो ये कल्पना हुई ना बेटा। तो जब ऐसा आपको समझ में आए कि इसमें फैक्ट नहीं दिया जा रहा है, एक नॉन फैक्चुअल बात की जा रही है, और नॉन फैक्चुअल बात क्या होती है? कल्पना, हाइपोथेसिस, या कोई इच्छा, उसे हम सबजंक्टिव मूड में डालते हैं। और जिसमें कोई तथ्य दिया जाए वो सब इंडिकेटिव मूड में आता है। इसका टेंस से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? तो जो सबजंक्टिव मूड होते हैं इनमें कल्पना होती है, और जब कल्पना तो कल्पना है ना। फिर कल्पना की दुनिया में कोई रूल चलते हैं क्या? जैसे तुम लोगों ने अगर वो देखे हो, परी वाले सीरियल देखे हो, तो उसमें देखा होगा कुछ भी हो रहा है ना, कुछ भी हो रहा है जो हो ही नहीं सकता। यहां पर उसने छड़ी घुमाई और पता चला वहां पर एक अच्छा खासा आदमी मेढक बन गया या तोता बन गया। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम एक डंडा लिए हो, घुमाओ, तुम दिन भर इनके सामने घुमाती रहे, जया सिंह कभी चिड़िया ना बनेंगी? तो कल्पना की दुनिया में कोई नियम कायदे, तो फिर इनकी क्या मजाल?
ये भी तो एक नियम ही है। तो ये सब्जेक्टिव मूड में चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो ये जो नियम है वो इस कल्पना की दुनिया में फॉलो नहीं होगा। विचार, विचार नहीं, विचार तो एक तथ्य हो गया ना। विचार क्या हो गया बेटा? तथ्य हो गया। वो आपका ओपिनियन है। कल्पना मतलब बिल्कुल परे है, रियलिटी से परे है। समझ गए? अभी देखो हम बता रहे हैं तुम्हें। ही वॉक्स, ध्यान से देखो यहां पर, ही वॉक्स वो चलता है, एज इफ जैसे कि ही वर ए प्रिंस, जैसे कि वह एक राजकुमार हो। वो ऐसे चलता है जैसे कि राजकुमार हो, है ना। तुम लोग हिंदी में भी बोलते होगे, पता है वे हमारी कटनी वाली जीजी ऐसे बातें करती जैसे को बहुत बड़ी करोड़पति हो। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? तो क्या वो करोड़पति है? क्या ये फैक्ट है? नहीं, केवल तुम एक कल्पना कर रहे हो, है ना। तो तुम क्या बोलोगे? हमारी कटनी वाली जिज्जी टॉक्स एज ए सी वाज या सी वर, सी वाज या सी वर बेटा? सी वर, क्योंकि ये हो गई कल्पना की दुनिया, और कल्पना में नियम फॉलो नहीं होंगे। इमेजिनरी वर्ल्ड में कोई रूल्स फॉलो नहीं होते। तो सी वर ए मिलानियर, वो ऐसी बातें करती हैं जैसे वो करोड़पति हो, लखपति हो। तो सी वर ए मिलानियर। समझ गए बेटा बात ना? सी सिंगुलर है, इसके बावजूद भी वहां पर प्लूरल वर्ब आ रही है, सी के साथ वर आ रहा है, और बिल्कुल सही है। उसको गलत मत कर देना कि सर ने हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाया था, सी के साथ वर्ब हो ही नहीं सकता। हो सकता है, लेकिन कहां? इमेजिनेशन की दुनिया में, कल्पना की दुनिया में। मुझे कहना है, यदि मैं तोता होता तो तुम्हारे पास उड़ के आ जाता। अब तोता होता ये क्या फैक्ट है? मैं तो इंसान हूं, तोता तो हो ही नहीं सकता। तो क्या बोले हम? इफ आई वाज ए पैरेट या आई वर ए पैरेट? इफ आई वर ए पैरेट, याद रहेगा। आई वर ए पैरेट, आई के साथ वाज लगाते हैं, लेकिन यहां नहीं। यहां पर तुम कल्पना कर रहे हो, तो आई वर ए पैरेट। क्लियर बेटा? आई वुड फ्लाई टू यू। तो ये दो तीन अपवाद हैं जो तुम्हें ध्यान रखने हैं, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फॉलो नहीं होता है। बाकी अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर। आ जाओ आ जाओ, समझ दो बिटिया। अरे पता नहीं कैसा मार कर रही है आज तुम्हारा, बोर्ड खराब हो गया, चेंज करवा दें इसको। ओके, बोर्ड को चेंज करा दिया जाएगा। हाँ बेटा, फिर से फोकस करो। अपवादों को थोड़ी देर के लिए हटा दो, हमने बता दिए हैं, लेकिन हमारा टॉपिक क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसको पढ़ेंगे हम लोग आज। एस वी ओ नहीं, एग्रीमेंट। आज तो जो रूल हम बता चुके हैं ऑलरेडी, उसको लिखना नहीं है तुम्हें, जहां से लिखाना शुरू करेंगे वो बताएंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ध्यान से सुनना बेटा। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब। बड़ा इजी रूल है, बहुत ही आसान है ना। तो फिर एग्जाम्स में इतना ज्यादा पूछा क्यों जाता है? इसलिए पूछा जाता है बेटा, क्योंकि ये एग्रीमेंट किसके किसके बीच में है? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। हमें यह नहीं पता चल पाता है कि हमारी जो वर्ब है वो फॉलो किसको करे, हमारा रियल सब्जेक्ट कौन है, हमें यह नहीं पता चल पाता, इसलिए हमसे गलतियां हो जाती हैं। समझ गए? द प्राइस ऑफ बुक्स इज
और इंक्रीजिंग, ये पहला रूल है बेटा। अब देखो यहां पर ये तुम्हारा हो गया एस, ये हो गई तुम्हारी वी। ध्यान से समझना, अभी थोड़ी देर पहले बताकर आए हैं। सबसे पहले क्या आता है एस, फिर क्या आती है वी और उसके बाद ओ। इसमें ओ है ही नहीं, ओ हो सकता है नहीं भी हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, वर्ब ना हो ऐसा नहीं हो सकता। तो सब्जेक्ट ये है और वर्ब ये है। अब यहां पर ये हो गई हमारी मेन वर्ब इंक्रीजिंग और ये हो गई हमारी ऑक्सिलरी वर्ब। ये वर्ब फ्रेस हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब हो गई बेटा। अब ऑक्सिलरी वर्ब हमारी इज होनी चाहिए कि आर, ये पूछ रहा है एग्जाम में, है ना। क्या होनी चाहिए, सब्जेक्ट ये है हमारा, इज होनी चाहिए, बिल्कुल सही। क्यों इज हो रही है, किसका ऑब्जेक्ट है बुक्स, वेरी गुड, ये बता चुके हैं तुम लोगों को बेटा। जब सब्जेक्ट में एक से ज्यादा शब्द हो तो हमारे सामने समस्या आ जाती है रियल सब्जेक्ट को ढूंढने की, कि हमारी अब ये वर्ब किसके अनुसार आएगी, क्योंकि वर्ब को आना है सब्जेक्ट के अनुसार। अब सब्जेक्ट कौन है यही ढूंढना तो हमारे लिए चैलेंज है कि हमारा इसमें सब्जेक्ट कौन है, ये है सब्जेक्ट कि ये है सब्जेक्ट। तो फिर हम देखते हैं, हमने ये पाया कि जो सबसे पहले नाउन होता है बेटा, जो सबसे पहले नाउन होगा वही हमारा सब्जेक्ट होता है और उसी के हिसाब से वर्ब आएगी, ठीक है ना। तो ये हमारा नाउन है सिंगुलर, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। ये बात समझ में आ गई तुमको। अब तुम लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए, सर बुक्स के हिसाब से क्यों नहीं। आपने ये तो बता दिया कि सबसे पहले वाले नाउन के हिसाब से वर्ब आनी चाहिए। हमारा रियल सब्जेक्ट ये है, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ये सब्जेक्ट हो गया, इसके हिसाब से वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए। इसके हिसाब से क्यों नहीं आ रही है, इसलिए बेटा क्योंकि ये बुक्स किसके बाद लिखा हुआ है, ऑफ के बाद। ऑफ क्या होता है, प्रेपोजिशन। ये तो इतना तो मालूम है ना, और अगर इतना मालूम नहीं है तो फिर हम कुछ ना कर पाएंगे। ऑफ, इन, बिफोर, आफ्टर, फॉर, ये सब प्रेपोजिशंस होते हैं, ये मालूम होना चाहिए। तो ऑफ एक प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा तो वो उसका ऑब्जेक्ट होगा, समझ गए। प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा तो वो सब्जेक्ट नहीं है बल्कि ऑब्जेक्ट है। और किसका ऑब्जेक्ट है, उस प्रेपोजिशन का, उस प्रेपोजिशन का वो ऑब्जेक्ट है। इसीलिए जब भी कोई प्रेपोजिशन आए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहे हैं, जब भी कोई प्रेपोजिशन तुम लिखो या बोलो तो उसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। किस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में। कभी नहीं तुम लिखोगे बाई आई, तुम्हें लिखना पड़ेगा बाई मी। ये है गलत, ये है सही, समझ गए ना। क्योंकि यहां पर बाई प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो इसका ऑब्जेक्ट होगा। जब ऑब्जेक्ट है तो उसकी शकल भी तो ऑब्जेक्ट जैसी होनी चाहिए, कि बस तुमने कह दिया ऑब्जेक्ट है, ये तुम सब्जेक्ट की शकल बनाए हो और लिख रहे हो ऑब्जेक्ट, तो तुम्हें आई को किससे बदलना पड़ेगा, मी बदलना पड़ेगा, ठीक है। तुमने कहा दिस इज बिटवीन, ये देखो टॉपिक हम एक पढ़ा रहे हैं लेकिन ग्रामर ऐसे नहीं पढ़ी जाती है कि फुटकर फुटकर में तुमने पढ़ ली। ग्रामर सबको एक साथ जोड़कर पढ़ी जाती है। ये टॉपिक भी आ जाएगा बीच में, वो भी आ जाएगा, ताकि हमारी सारी चीजें एक दूसरे से लिंक होकर क्लियर हो जाए। अब देखो यहां पर लिखा हुआ दिस इज बिटवीन यू एंड सी, ये तुम्हारे और उसके बीच में है ना। दिस इज बिटवीन यू एंड सी, ऐसा सेंटेंस तुम्हें दिया जा सकता है और पूछा जाएगा इसमें गलती क्या है। तो बेटा तुम्हें सबसे पहले इसमें ये देखना है कि दिस हो गया सब्जेक्ट हमारा, वी हो गई वर्ब, यहां पर बिटवीन हो गया प्रेपोजिशन,
है ना। अब तुम कहो ये क्या है पूरा, वो हम बताएंगे अभी, अभी बताएंगे धीरे धीरे। बिटवीन क्या है बेटा, प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आ रहा है वो इसका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। होगा कि नहीं होगा, प्रेपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आ रहा है वो इसका ऑब्जेक्ट होगा। जब ऑब्जेक्ट है तो उसकी शक्ल कैसी होगी, ऑब्जेक्टिव केस में होगी, ऑब्जेक्ट जैसी होगी। यू तो सब्जेक्ट की जगह पर हो तब भी यू रहता है, ऑब्जेक्ट की जगह पर हो तो भी यू रहता है। लेकिन सी नहीं, सी सब्जेक्ट की जगह पर सी और ऑब्जेक्ट की जगह पर हर। तो चूंकि जब तुम इसे ऑब्जेक्ट कह रहे हो तो हर लिखू, सी गलत था। समझ गए बात की नहीं। तो यहां पर देखो बेटा, ये लिखा हुआ है प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन के बाद है बुक्स। तो ये नाउन ऑब्जेक्ट है इस प्रेपोजिशन का। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ है, वर्ब और ऑब्जेक्ट के साथ थोड़ी हुआ है, ये तो ऑब्जेक्ट है। तो इसके हिसाब से क्यों आएगी वो है, नहीं आएगी ना बेटा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से थोड़ी आएगी, ये ऑब्जेक्ट है। मतलब तुम ऐसे भी कर सकते थे कि जो पहला नाउन लिखा हुआ है तुमने उसके हिसाब से फिट कर दी, लेकिन हमें नहीं अच्छा लगेगा कि तुम केवल इतना ही जान के रह जाओ। क्योंकि अभी जैसे ये बताया ना, ये इसी चीज से जुड़ी हुई बात थी। तुम्हें ये मालूम होना चाहिए, जब ये तुम्हें मालूम होगा तो तुम इससे रिलेटेड दूसरे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो कि जब भी कोई प्रेपोजिशन आएगा उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस ही तुम्हें यूज करना होगा, वो उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्लियर, ओके। दूसरा हमने क्या बताया था बेटा, नथिंग वाला है ना। एक रूल ये हो गया। अब ये तो बहुत छोटा सा एग्जांपल लेकर हमने समझाया, बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस आते हैं एग्जाम में, लेकिन बस तुम्हें करना क्या है कि उसमें सबसे पहले वाला नाउन ढूंढोगे। जब हम भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते थे तो अगर इस तरीके का सेंटेंस आ गया तो देखते थे कि सबसे पहले नाउन कौन सा दिया हुआ है, उसमें कौन कौन से प्रेपोजिशंस दिए गए हैं। तो जो भी प्रेपोजिशन होंगे उनके बाद वाला नाउन तो हमारा सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, वो हो गया ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले वाला नाउन उसके हिसाब से हम वर्ब यूज करेंगे, ठीक है ना। ये पहली बात हो गई। दूसरा बेटा देखो इस तरीके का सेंटेंस, नथिंग बट बुक्स was या were lying on the floor। देखो बेटा इस सेंटेंस को, नथिंग बट बुक्स was या were lying on the floor, फर्श पर कुछ नहीं, किताब केवल किताबें पड़ी हुई थी। फर्श पर कुछ नहीं सिवाय किताबें पड़ी हुई थी, ठीक है ना। तो किताबें पड़ी हुई थी, किताबें पड़ी हुई थी तो किताबों के हिसाब से लग रहा है कि वर आना चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर तुम वर लगा जाओगे तो सेंटेंस तुम्हारा गलत हो जाएगा, तुम्हें एग्जाम्स में इस तरीके से दिया जाएगा वर, और कहा जाएगा बताओ किस पार्ट में गलती है, ए में, बी में, सी में या डी में। तो किस में गलती है, सी में गलती है बेटा। क्यों गलती है अब ये देखते हैं। देखो ये यहां पर जो तुम बट देख रहे हो ना, अभी पहला रूल जो पढ़कर आए हो उसी से तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये जो बट देख रहे हो ये शब्द एक है लेकिन काम करता है कंजंक्शन का भी और प्रेपोजिशन का। हम इतने दिनों से ग्रामर पढ़ा रहे हैं, एक बात तुम लोगों को क्लियर हो गई होगी शायद कि कोई भी शब्द पहले से फिक्स नहीं कर सकते हो तुम कि ये नाउन है कि प्रेपोजिशन है कि कंजंक्शन है। उसका हमें क्या देखना पड़ता है, काम, है ना। कुछ शब्द ऐसे हैं जो फिक्स है कि ये नाउन ही है, बहुत ऐसे शब्द हैं, लेकिन हमेशा ये बात नहीं चलेगी तुम्हारी। जैसे डॉग, डॉग एक नाउन है, कुत्ता, लेकिन ये वर्ब भी है। जब डॉग का मतलब होता है टू फॉलो समबडी, तो ये वर्ब हो गई ना, किसी का पीछा करना। किसी का पीछा करना इंग्लिश में क्या होता है,
टू डॉग, ही डॉग्ड मी, उसने मेरा पीछा किया। अब ये थोड़ी उसने मुझे कुत्ता किया, है ना। ही डॉग, डॉग का दूसरा अर्थ क्या है? पीछा करना। जब इसका अर्थ होगा पीछा करना तो ये क्रिया है, जब इसका अर्थ है कुत्ता तो ये नाउन है। समझ गए ना बेटा? ओके। ऐसे ही बट, बट जब दो वाक्यों को जोड़े तो कंजंक्शन, और जब ये किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आए तो प्रेपोजिशन। क्या ये यहां पर दो वाक्यों को जोड़ रहा है? बिल्कुल नहीं, ये तो इस नाउन के पहले आया है। आया कि नहीं आया है? नथिंग बट बुक्स, ध्यान देना, नथिंग बट बुक्स। तो प्रेपोजिशन बेटा जब किसी नाउन के पहले आता है तो वो नाउन उसका क्या हो जाता है? उसका क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये क्या है? यहां पर ऑब्जेक्ट है, बुक्स ऑब्जेक्ट है। तो हमारी जो वर्ब है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से आएगी क्या? किसके हिसाब से आएगी? सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। समझ रहे हो बात ना? तो फिर इसका मतलब हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? नथिंग। और नथिंग होता है सिंगुलर। नथिंग कैसा होता है? सिंगुलर। कौन बताएगा हमें नथिंग कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? इतने सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं यहां पर, नथिंग का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? बहुत बेसिक, शायद कक्षा 6 की बात पूछ रहे हैं। नाउन, किसी का नाम बता रहा है ये? नाउन का काम क्या होता है बच्चा? नाम बताना। एडवर्ब, क्या एडवर्ब सब्जेक्ट हो सकता है? तुम तो और भी आगे निकल गए। एडजेक्टिव सब्जेक्ट हो सकता है? अरे इतना पीटेंगे तुम लोगों को। सब्जेक्ट केवल कौन हो सकता है? नाउन या प्रोनाउन। हम यहां पर अभी बता रहे हैं कि ये सब्जेक्ट है। नाउन या प्रोनाउन होगा। नाउन इन्होंने बताया था, हमने उसको गलत साबित कर दिया। तो फिर काहे तुम एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन इतना ब्रेन क्यों नहीं यूज करते? हम यही चाह रहे हैं तुम लोगों से। हमें, हमसे ये कहोगी सर जी इतना ना पढ़ाओ, है ना, हम लोग जैन जी हैं, बहुत स्मार्ट। समझ गए? बस इशारों में बताओ हमें, हम बाकी चीजें समझ लेंगे, लेकिन हमें तो पूरी राम कहानी सुनानी पड़ रही है। तो जब हम बार बार बोल रहे हैं कि सब्जेक्ट केवल नाउन, और उसका पता है रीजन क्या हो रहा है बेटा? अगर तुम पूरी तरह से फोकस नहीं कर रहे हो चीजों को, कहीं ना कहीं तुम्हारे माइंड के एक कोने में ये चल रहा है, पता नहीं इतना सारा सीख के हम क्या करेंगे। नहीं, मैं फैक्ट बता रहा हूं, ये क्या करेंगे इतना ज्यादा। वो पैशन, वो जुनून जो एक नौकरी पाने के लिए होना चाहिए, वो बिटिया है नहीं। वो तुम्हारा चेहरा बता देता है। हमें 15-16 साल होने जा रहे हैं, मैं 2010 से पढ़ा रहा हूं लगातार। चेहरा बता देता है कि इसके अंदर कितना जुनून है, ये किस हद तक जा सकता है। हद वो होती है कि अगर हम कहें आज हम शाम को यहां पर 6 बजे तक पढ़ाएंगे, तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। आज हमें 6 बजे तक सीखने को मिलेगा, क्योंकि प्रॉब्लम तुम्हारे लिए नहीं है। अगर हमने ये बात बोल दी ना मैं 6 बजे तक पढ़ाऊंगा, प्रॉब्लम तुम्हारे लिए है क्या? प्रॉब्लम मेरे लिए, मेरे फेफड़े दर्द करने लगेंगे, और 2 घंटे बाद फेफड़े दर्द करने लगते हैं बोलते बोलते। तो मैं केवल बैठना था, सुनना था, लेकिन मैं क्या देखता हूं? चेहरे पर, हमें तो निकलना था, राइट? तो कुछ होने वाले नहीं, टाइम पास है। थोड़ा सा कड़वा बोलता हूं मैं, लेकिन यही फैक्ट है। और फिर होता क्या है लास्ट में? हम बोलते हैं कि हमें नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी आज भी मिल रही है, आज भी मिल रही है, लेकिन उसके लिए जो भूत बनना पड़ता है, शायद उसकी कमी है। ठीक है? हम भी यहीं से, गांव से गए थे। तुम लोग तो फिर भी महुआ में रह के पढ़ रहे हो, हम मुस्कुरा में रह के पढ़े। इंग्लिश के नाम पर हमें कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी। लेकिन जब हमने देखा कि इलाहाबाद गए हम, हमने वहां पर देखा कि अरे वहां तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स थे, क्योंकि वो सब इंग्लिश मीडियम वाले, उनकी फैमिली, किसी के पापा प्रोफेसर, किसी के, और यहाँ तो हमारे पापा को यही नहीं पता कि इंग्लिश की स्पेलिंग क्या होती है। तो वो अपने पेरेंट्स से इतना सीख कर आ रहे थे। अब हमारे सामने बड़ा चैलेंज आ गया कि हमें अगर जॉब पानी है तो इनको पीछे करना होगा, इनको तो हम शायद पीछे इस जन्म में कर ही ना पाए।
इनको इतना आता है, इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं ये लोग, फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे हैं, लेकिन नौकरी तो पानी ना, खेती तो हमसे होगी नहीं, खेती हम ना करेंगे तो ना करेंगे, ये कसम खाकर हम मुस्कुरा से गए थे, नहीं करेंगे खेती, ये हमारा। फिर हमें ये हो गया था कि शायद ही हम 6-7 घंटे अपना टाइम सब चीजों में करवाएं, नहीं तो 10 से 14 घंटे के बीच में हमें पढ़ना पड़ जा रहा था, क्योंकि हमें शायद ये भी नहीं मालूम था कि बेटा इसका अर्थ क्या होता है, एक्सेप्ट। जब हम यहां से गए तो हम इसको वेयर बोला करते थे। मैं तब की बात बता रहा हूं जब मैं एमए कर बीए कर गया यहीं से, मैं इसको वेयर बोला करता था। यूनिवर्सिटी में हंसते थे लोग कि ये कौन सा लड़का आया है जो वर को वेयर बोल रहा है। इस लेवल से हमें उठना पड़ा था, राइट, क्योंकि गांव देहातों में अभी भी इसको वेयर ही पढ़ते हैं। तो इस लेवल से उठने के लिए आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। तब मुझे 2 साल में जाकर मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बॉयज को टॉप किया था। किसी भी लड़के को आगे नहीं निकलने दिया था। हाँ, कुछ लड़कियां थी जिनको मैं पीछे नहीं कर पाया, तो नहीं कर पाया, उनसे हार कर ही आया। समझ में आ गई बात ना, क्योंकि वो बहुत तेज थी और हम मेहनत कर रहे थे, वो भी तो कर रही थी। समझ में आ गई बात ना। तो यदि तुम्हें जॉब पानी है तो ये मत सोचो कि ऐसे ही पा जाओगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बच्चे मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और तुम सोचो कि हम मेहनत भी ना करें नौकरी मिल जाए। मजाक मत करो अपने साथ, इससे अच्छा है कुछ और सोचो। फिर टाइम हो गया क्या शिवम भाई? अभी तक 1:30 बजे है ना, 2 बजे है। हाँ ठीक है। तो देखो बेटा, अब आ जाओ अपने रूल पर और फोकस करो। नथिंग बट बुक्स, ये हमारा एस था, इसमें बट हो गया प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद जब कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो वो उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। जो भी मैं बात बोल रहा हूं बहुत सोच सोच कर बोल रहा हूं और तुम्हें उसको सुनना है। प्रेपोजिशन के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो हमेशा हमेशा उसका ऑब्जेक्ट होगा। तो वर्ब क्या ऑब्जेक्ट के हिसाब से आएगी? नहीं ना। तो फिर सब्जेक्ट हमारा कौन हो गया? रियल सब्जेक्ट हमारा नथिंग है, इसके हिसाब से वर्ब आएगी। ठीक है ना बेटा? अब इससे इजी नहीं बता सकते हो। नथिंग हमेशा सिंगुलर रहता है। नथिंग हमेशा कैसा रहता है? सिंगुलर रहता है। तो इसके हिसाब से यहां पर वर नहीं वाज आएगा। ओके। अब हमने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा था कि नथिंग क्या है, तो बेटा ये एक प्रोनाउन है। क्या है ये? प्रोनाउन है। अब तुम्हारे अंदर खुद इच्छा जागनी चाहिए। जैसे आज मैं कोई नॉवेल पढ़ता हूं ना, एक तो पहला काम करो, फिर से आज ऐसा हम करते नहीं है, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। आपके शिवम भैया कहते भी कि सर कभी कभी इन लोगों को मोटिवेट किया करिए। हमें कहा मोटिवेट क्या करना, मोटिवेशन कोई देने वाली चीज थोड़ी है ना। हमें तो किसी ने मोटिवेट नहीं किया। बस अगर इनके अंदर ललक होगी कि हमें ये चीज करनी है तो इन्हें कोई रोक नहीं सकता, और अगर इन्हें नहीं ललक होगी तो इनसे कोई करा नहीं सकता। हम 10 मिनट क्या, हम तुम्हें 1.5 घंटा अगर बोलते रह जाएं, हमें मालूम है जो हम बोल रहे हैं इसमें कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कभी कभी वो बीच में बोले, बताए, शायद शायद चिंगारी जग जाए, है ना। क्योंकि जगी तो होगी हमें भी किसी न किसी की बात सुनकर। नहीं गिरा रही अपने बैठे बैठे। हाँ, तो एक काम करोगे बेटा, आज जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, ऑल ऑफ यू आर माय लवली स्टूडेंट्स, और मैं चाहता हूँ तुम लोग अपनी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से कुछ ना कुछ पाओ, है ना। आर्थिक रूप से आजादी बहुत जरूरी है बेटा। किस रूप में? आर्थिक रूप से। और अर्थ कमाने का हम लोगों के सबका बैकग्राउंड मुझे लग रहा है कि हमारी जैसा है ना। ऐसा कोई यहाँ अंबानी का बेटा तो बैठा ना है ये नहीं सर जी हमारे तो पापा की फैक्ट्री चल रही है, लगी नौकरी तो लगी, नहीं तो हम तो खुद ही 10 लोगों को नौकरी देंगे। तो ऐसा तो हमें नहीं लग रहा है कोई यहाँ बैठा हुआ है। तो हमारे पास केवल और केवल एक जरिया बचता है बेटा, कि हम
अपने हुनर को बढ़ाएं और हुनर से पैसा कमाएं। तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। अपना हुनर बढ़ाना पड़ेगा। बॉयज के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि समाज में जो इज्जत मिलेगी वो तुम्हें इसी से मिलेगी। तुम्हारी इनकम कितनी है, बॉयज की इनकम देखी जाती है, समझ गए। तुम देखने में कैसे हो क्या नहीं, जब एक सीधी सी बात बताएं, जब तुम्हारा रिश्ता चलेगा ना तो वो लड़का कमाता कितना है, यही होता है। लड़कों की वैल्यू वहीं से होती है। और लड़कियों के लिए और ज्यादा जरूरी क्यों हो जाता है कि अगर तुम नहीं कमाओगे तो तुम गुलाम बन जाओगे अपने पति के, जैसा वो चाहेगा। अगर तुम्हें 100 रुपए भी खर्च करने होंगे तो उससे पूछ कर खर्च करने होंगे। अगर उसने कह दिया नहीं तो नहीं। अगर इस तरीके की तुम्हें जिंदगी पसंद है, बिल्कुल मौज करो खोल के। हाँ, तो अगर तुम्हें जुनूनी बनना है तो बेटा आज भी मुझे मेरी पहली नौकरी 2010 में लग गई थी। 2010 में लग गई, उसके बाद मैंने उस नौकरी को छोड़ा, दूसरी नौकरी ली। उस नौकरी को करते करते फिर हमारी तीसरी नौकरी लग गई बरेली में, डिग्री कॉलेज में ही असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए वो। फिर उसके बाद इसमें ये चौथी नौकरी। और एसएससी वगैरह, इनकम टैक्स वगैरह वो तो हमने कितनी बार निकाले, उनको ज्वाइन ही नहीं किया। उसका सीधा सा एक रीजन है, वो मैं तुम लोगों से चाहूंगा फॉलो करो। हमेशा अपने साथ एक बुक रखो। क्या रखो बेटा? बुक। चाहे अपनी हिस्ट्री की रखो, अभी तो तुम लोग नौकरी पाने की कोशिश कर रहे हो ना, हिस्ट्री की बुक रखो, ज्योग्राफी की रखो, करंट अफेयर्स की रखो, और कोई इंग्लिश की बुक रख लो। जहां मौका मिले, जैसे तुम बैंक में गए और लाइन लगी है, वहीं लाइनिंग में खड़े हो गए, बिल्कुल शर्माने की बात नहीं है, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी क्या है? स्टूडेंट। और स्टूडेंट पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा? तुम ये सोचो कि यार 4 लोग देख रहे होंगे, हंसेंगे कि बताओ बड़ा पढ़ाकू बना है। उसके सोचने से तुम्हें कुछ फर्क पड़ना चाहिए क्या? गजबई हो, अगर पढ़ रहा है तो फिर ठीक है, डूब मरो। हमेशा एक बुक रखो, जहां मौका मिले वहीं खोल के शुरू हो जाओ, जहां मौका मिले। क्योंकि आज भी हमें जब तो ये देखो, सब लोग कहते हैं कि सर जी तुम ये बैग नहीं ले रहा, हमारी आदत पड़ गई है। ये मतलब ऐसा लगता है ना, अगर हमारे हाथ में ये ना हो तो हम अस्तित्वहीन हैं। और इस बैग में क्या रहता है? इस बैग में रहती है पानी की बोतल, क्योंकि बहुत जरूरी है माइंड के लिए, है ना। प्यासे कभी मत रहना, माइंड कमजोर हो जाता है। और दूसरा रहता है इसमें हमेशा एक नॉवेल, जो मुझे जहां भी मौका मिलता है वहीं हम शुरू हो जाते हैं। तीर्थ सागर घूमने गए, देख रहा बड़ा अच्छा मौसम था, बैग रखा, पढ़ना शुरू कर दिया। राइट। सो ये दो चीजें हमेशा अपने साथ, एक पानी की बोतल रखो और एक बुक रखो। क्योंकि इसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। कोई तुम दारू की बोतल लेके ना साथ में चल रहे हो, ये शर्माने की बात है ना। ये छपा ले, कोई देख ना ले, अरे किताब लाओ, गर्व से दिखाओ। राइट बेटा। तो ये क्या है? प्रोनाउन है। अब तुम्हारे माइंड में अगला क्वेश्चन ये आना चाहिए, खुद आना चाहिए कि सर प्रोनाउन भी कौन सा प्रोनाउन है? वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। प्रोनाउन 9 प्रकार के होते हैं, और उसमें से एक है इनडेफिनेट प्रोनाउन। कैसा प्रोनाउन बेटा? इनडेफिनेट प्रोनाउन, जो किसी निश्चित, इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित, जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा ना करे, उसे हम इनडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। नथिंग, नोबडी, समबडी, एनीबडी, एनीथिंग, समथिंग। भूलोगे कभी? ये सब के सब क्या हो गए? इनडेफिनेट प्रोनाउन। सब अनिश्चित चीजों को बता रहे हैं। एनीबडी, कोई भी। हमने किसी को कहा क्या? जब हम कहेंगे यू, तुम बाहर आओ, तो ये तो हो गया पर्सनल, हमने एक पर्सन की ओर इशारा किया, पर्सनल हो गया ना, इनकी ओर इशारा किया। हमने कहा एनीबडी, एनीबडी कैन कम विथ मी, कोई भी आ सकता है। तो किसी निश्चित व्यक्ति को कहा क्या हमने? तो हो गया ना बेटा इनडेफिनेट प्रोनाउन। कौन सी इसमें बहुत बड़ी रॉकेट साइंस थी? एनीबडी। अब ऐसे बोलते जाओ, एनीबडी, समबडी, नोबडी, एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, ये सब क्या हो गए? इनडेफिनेट प्रोनाउन। और ये सब कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। इनके साथ कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। कोई दिक्कत? ओके। तीसरा नियम, ये नहीं हमने बताया था। तीसरा नियम ये है, ये ध्यान से सुनना।
इंग्लिश में दो डमी सब्जेक्ट्स होते हैं। दो, कितने डमी सब्जेक्ट्स होते हैं बेटा? दो। वो कौन है? एक तो है देयर और एक है इट। ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल। ये दो हो गए, देयर और दूसरा है इट। डमी क्यों कहते हैं इन्हें? डमी इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं होता। जब हिंदी में अर्थ निकालोगे ना तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। बड़ा मजेदार पॉइंट बता रहे हैं हम तुम लोगों को। ये सब्जेक्ट की जगह पर तुम्हें मिलेंगे। किसकी जगह पर मिलेंगे? और इनको हम कैसा सब्जेक्ट कह रहे हैं? डमी सब्जेक्ट। इसका मतलब इनका कोई अर्थ नहीं होगा। जैसे तुम कपड़े की दुकान पर जाते होगे तो वो खड़ी रहती हैं, है ना, डमी खड़ी रहती ना, साड़ी पहने, लड़कों को खड़ा कर देते हैं ब्लेजर पहना के, तो वो डमी है। क्या उनमें जान होती है? इनमें भी कोई जान ना है ना। जान मतलब अर्थ, इसलिए डमी सब्जेक्ट। इनका कोई अर्थ नहीं होता है। तो इस मामले में तो दोनों एक हो गए। इसका भी कोई अर्थ नहीं होता है और इसका भी कोई अर्थ नहीं होता है। लेकिन इन दोनों में अंतर है। अंतर यह है कि इट होता है बेटा सिंगुलर। ध्यान से सुनना, साइन बाद में भी कर सकते हो। इट होता है, इसके बाद हमेशा कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। लेकिन देयर, देयर इसके साथ थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाता है। ठीक है ना बेटा? देयर का अपना कोई नंबर नहीं होता है। इसके बाद जो वर्ब आएगी वो वर्ब के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आएगी। वर्ब के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आया है उसके अकॉर्डिंग आएगी। एग्जाम्पल दिखाएंगे, बिल्कुल समझ जाओगे तुम लोग। आज हम बहुत परेशान हैं तुम्हारे मार्कर से। देखना बेटा, दो डमी सब्जेक्ट बताए हमने, एक तो देयर और इट। पहले इट को देखते हैं। इट इज आई। ध्यान से देखो, बहुत छोटा सेंटेंस लिखा है हमने। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट? डमी। कैसा सब्जेक्ट हो गया? डमी। इसके साथ वर्ब क्या आई है? इज, क्योंकि इट होता है सिंगुलर। सिंगुलर मतलब सिंगुलर, भूलना नहीं है। इट होता है सिंगुलर, सिंगुलर मतलब सिंगुलर। ये कभी प्लूरल नहीं होगा। इट के साथ इज लगाओगे। फिर क्या आया? आई। आई लिखा गया है। ये हो गया तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट। ये क्या हो गया बेटा? सेंटेंस को पूरा कर रहा है। अगर तुम बोलोगे केवल इट इज तो वाक्य तुम्हारा अधूरा था। अधूरा था ना? इट इज अधूरा वाक्य। जब तुम आई लगाओगे तो वाक्य पूरा हुआ। इट इज आई, कॉम्प्लीमेंट। अब इसकी निकालो हिंदी। जब हिंदी निकालोगे तो इसकी हिंदी में अर्थ निकलेगा मैं हूं। मैं हूं, इसका कोई भी अर्थ नहीं होगा। समझ गए ना? इसीलिए इसको डमी कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इट इज वेरी हॉट टुडे। इट डमी सब्जेक्ट। इट डमी सब्जेक्ट बेटा, सिंगुलर होता है, इज ही लगाओगे। वेरी हॉट एडवर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। ये क्या है? एडवर्ब फ्रेज नहीं है, एडजेक्टिव फ्रेज है। वेरी हॉट टुडे। ठीक, आज बहुत गर्मी है। इसका कोई अर्थ निकला? आज बहुत गर्मी है। इसमें हॉट है ना? क्या है बेटा? हॉट विशेषता बता रहा है। आज कैसा है? गर्म है। आज के मौसम की विशेषता बता रहा है ना? तो वो एडवर्ब क्या करता है? क्रिया कैसे हो रही है, कब हो रही है, कहां हो रही है, कितनी बार हो रही है, कई बार बता चुके हैं हम। ये एडवर्ब को ऐसे पहचाना जाता है ना? जैसे मैं कहूं ही डांस्ड वेल, तो कैसा नाचा? वेल, तो वो है एडवर्ब। यहां पर समझ में आ गई बात बेटा? इट हमेशा कैसा रहता है? सिंगुलर। और उसके साथ कैसी वर्ब लगाओगे?
उसके बाद कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा नाउन है, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, बस ये है कि उसकी कोई उसका अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है, जैसे तुम्हें बोलना है आज मंगलवार है, आज मंगलवार है, तो इसको कैसे बनाओगे बेटा? इट इज ट्यूजडे टुडे। ठीक है ना, आज मंगलवार है, ये हो गया तुम्हारा डमी सब्जेक्ट। क्लियर? तुमने कहा बारिश हो रही है, तो इट इज रेनिंग। बारिश हो रही है, इसका कोई अर्थ नहीं निकला, इसलिए डमी सब्जेक्ट कहते हैं। आप समझ में आया? नहीं आया? तो डमी सब्जेक्ट कितने होते हैं इंग्लिश में? दो होते हैं। कौन कौन से? देयर और इट। तो ये तो हो गई बात इट की बेटा। इट के बाद चाहे आई रहे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है ना। हम इट पर नजर डालेंगे और कहेंगे इसके साथ तो भाई सिंगुलर वर्ब आएगी, इज या वाच, हैज या कुछ भी। अब दूसरा है हमारा देयर। देयर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी कि प्लूरल, ये इसके बाद आने वाले नाउन से डिसाइड होगा, है ना। जैसे देयर इज ए डॉग, ध्यान देना बेटा, देयर इज ए डॉग, कितने कुत्ते हैं? एक कुत्ता है, तो इज लगा है ना। और ये भी डमी सब्जेक्ट है, ध्यान देना, डमी है ये। इसका अर्थ क्या निकलेगा? एक कुत्ता है, एक कुत्ता है। आगे जोड़ सकते हो, इन द स्ट्रीट, गली में एक कुत्ता है। इसी को देयर आर डॉग्स इन द स्ट्रीट। अब देखो बेटा, यहां पर क्या हो गया? डॉग्स, तो देयर के साथ क्या लगाया हमने? आर। तो इट के साथ तो हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, लेकिन देयर के साथ वर्ब को डिसाइड करता है इसके बाद आने वाला नाउन, है ना। ये अंतर है देयर और इट में, बाकी है दोनों डमी सब्जेक्ट। क्लियर? ओके। तो अब इसमें हम एक सेंटेंस दे रहे हैं तुम्हें, लिखोगे या याद रहेगा? लिख लो, तब तक हम सेंटेंस लिखे दे रहे हैं बोर्ड में। ऐसे करके लिख लो। नंबर 3 पे डमी सब्जेक्ट देयर और इट। इट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब रहती है, अपनी भाषा में लिखो, इट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब रहती है, जबकि देयर के साथ वर्ब उसके बाद आने वाले नाउन के अनुसार आती है। लिखो बेटा, लिख लिया ना। अब ये देखो सेंटेंस, देयर इज आएगा कि आर, इसके बाद लिखा हुआ है, ध्यान दो, नथिंग बट सॉरोज इन लाइफ, जीवन में कुछ नहीं है सिवाय दुखों के, दुख नहीं दुखों के, सॉरोज लिखा है ना। कहते ना कई बार हम लोग, कहा यार जिंदगी में बस दर्द ही दर्द है, तो जीवन में दुखों के अलावा कुछ नहीं है, या जीवन में कुछ नहीं है सिवाय दुखों के। अब देयर के बाद जो वर्ब आती है हमारी, वो उसके बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आती है। तो यहां पर हमें नथिंग भी दिख रहा है और सॉरोज भी दिख रहा है, तो नथिंग के हिसाब से आएगी या सॉरोज के हिसाब से आएगी? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हो ना कि ये सॉरोज क्या है? ऑब्जेक्ट है बट का,
है ना। तो वर्ब हमारी नथिंग के हिसाब से आएगी, तो नथिंग है सिंगुलर, तो क्या जाएगा, एज आ जाएगा। समझ गए बेटा, ये ध्यान रखना है, इस तरीके के सेंटेंस तुम्हें दिए जाएंगे। हाँ पप्पा 2 मिनट गम खा। आओ, बस छूटे वाली है, छूटे वाली है क्लास। देखिए कब बची, 4 मिनट बची, 4 मिनट, है ना। खड़े ना रहो, अब बैठ जा। ओके बेटा, अब बहुत इंपॉर्टेंट रूल, वो इंपॉर्टेंट रूल ये है, अब वो कंजंक्शन से रिलेटेड है, ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है ना। कंजंक्शन याद आ रहे हैं तुम लोगों को, थोड़ा बताओ, किसी को कंजंक्शन याद आ रहे हो जो, हसन बताओ, कंजंक्शन क्या होता है, जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। कितने प्रकार के होते हैं ये कंजंक्शन, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, सबऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग, वेरी गुड। और बताओ कुछ, और कुछ नहीं बताओगे। कोऑर्डिनेटिंग कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से, केवल एक ही बता पाएंगे आज हम, है ना। बाकी तुम्हें जो किताब रिकमेंड की है उसमें पढ़ना, जितनी भी बातें हमने बताई सब उसमें लिखी हैं। उसके अलावा भी तुम्हें यहां वहां से मिलेगा, क्योंकि हम 2-3 किताबों से देख कर बताते हैं। हाँ बस ये है कि यहां पर तुम्हें सारी चीजें घुमा फिरा कर इससे जोड़कर बताते हैं, वहां इतना नहीं मिलेगा इंटरेस्टिंग तरीके से। देखो, अब हम जो अगले टॉपिक पर जा रहे हैं वो कंजंक्शन से रिलेटेड है। अब हम यहां कंजंक्शन के बारे में बता रहे हैं, तो पूरा फोकस यहीं पर लगाना। कंजंक्शन एक पार्ट ऑफ स्पीच है। क्या है बेटा ये, इंग्लिश में टोटल कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, 8। इंग्लिश लैंग्वेज में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। 8 में से एक है कंजंक्शन। इसका काम होता है टू ऐड टू वर्ड्स या सेंटेंसेस, 2 वाक्यों को या 2 शब्दों को जोड़ने का काम करता है कंजंक्शन। क्लियर बात। दूसरी चीज, ये 2 प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग और एक होते हैं सबऑर्डिनेटिंग। समझ गए बेटा, ओके। कोऑर्डिनेटिंग 4 प्रकार के हो जाते हैं, सबऑर्डिनेटिंग की तो हम चर्चा ही नहीं करेंगे वरना पूरा 1 घंटा लग जाएगा। कोऑर्डिनेटिंग कितने प्रकार के हो जाते हैं, 4 प्रकार के, हिंदी में लिखे दे रहे हैं, जल्दी समझ में आएगा तुम्हें। जोड़ने वाले, विरोध दर्शाने वाले, विकल्प बताने वाले और परिणाम बताने वाले। ऐसे ही याद करना है तुम्हें जैसे हम बताते चले जा रहे हैं। समझ गए, क्योंकि ना कुछ बने तो इंग्लिश का टीचर तो बने ही जाना। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन 4 प्रकार के हो गए, जोड़ने वाले, विरोध बताने वाले, विकल्प दर्शाने वाले। फोकस करो विकल्प बताने वाले पर। विकल्प का मतलब या तो ये या ये। तो इसमें कौन कौन होते हैं, और एक ही होता है, याद रखना। एक होता है और, दूसरा होता है अदरवाइज, तीसरा होता है आइदर, 3 डॉट और चौथा होता है NEITHER, नाइदर, 3 डॉट नॉर। ये 4 होते हैं बेटा विकल्प बताने वाले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये 4 हैं विकल्प बताने वाले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कौन कौन से, और, अदरवाइज, आइदर और नाइदर नॉर। हाँ, ये बेटा जब मान लो, देखो एक बहुत बड़ा सा पैराग्राफ दिया गया है, ध्यान से सुनना, ये सब बात जनरल चीजें हैं। बहुत बड़ा पैराग्राफ दिया है, तुम्हें पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना है। तुम जैसे वो किया करते थे ना, व्याख्या किया करते थे, है ना। तो क्या करते हैं हम, शुरुआत के 1-2 शब्द ले लेते हैं,
फिर लास्ट के एक दो शब्द लेते थे और उसके बीच में 3 डॉट लगा देते हैं। शुरुआत के 2 शब्द 3 डॉट लगाकर, गिन के 3 डॉट लगाने, ये रूल है। होता क्या है, हम लोग ऐसे लगा देते हैं डॉट 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 डॉट, है हम हमारी संस्कृति डॉट 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 डॉट, लास्ट में फिर 2 शब्द लिख देते हैं, है ना। इसका संरक्षण करना होगा। तो ये नियम नहीं है बेटा। पंक्चुएशन क्या कहता है, यदि आपको बीच में कोई चीज हाइड करनी है, उसको छिपाना है, आप छिपा रहे हैं ना, बीच के शब्दों को, बीच के वाक्यों को छिपा रहे हैं, तो आपको केवल क्या करना है, 3 डॉट्स का प्रयोग करना है। तो वो पढ़ने वाला समझ जाएगा कि आपने कुछ यहां पर छिपाया है। ये रूल होता है। ओके, तो ये विकल्प बताने वाले होंगे बेटा, जल्दी से आ जाते हैं रूल पर। अब ये करते क्या है, 2 शब्दों को जोड़ते हैं, जोड़ते हैं, लेकिन क्या करते हुए जोड़ेंगे, विकल्प बता लेते हुए, है ना। जैसे राम और मोहन। अब ये राम और मोहन 1+1 करके 2 नहीं हो गए, समझ गए ना। वो तो जोड़ने वाले करेंगे, वो एंड वाले करेंगे, है ना। यहां पर तो ये विकल्प बता रहे हैं, या तो ये या ये, तो कितने रह गए, एक ही रह गया ना, या तो राम होगा या मोहन होगा। हाँ, अगर जोड़ने वाला होता तो 1 1 2 हो जाते, लेकिन यहां पर 1 1 2 नहीं होंगे, ये नहीं हो रहा है। यहां पर विकल्प बताया जा रहा है और से, है ना। या तो ये है रहेगा और ये नहीं होगा तो ये होगा। तो अब ये बताओ कि इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाओगे या प्लूरल वर्ब लगाओगे। विकल्प बताने वाले जितने भी तुम्हारे कंजंक्शन हैं, इनसे जब 2 नाउन को जोड़ोगे तो वर्ब तुम्हारी आएगी सिंगुलर। ठीक है, बहुत इजी बात थी। हमने कहा EITHER, आइदर मोहन और सोहन, है ना। हैज स्टोलन माई पेन। अब बेटा ये है तुम्हारा V, ये है O और ये है पूरा S, SVO। V तुम्हारी सिंगुलर आई है क्योंकि सब्जेक्ट भी तुम्हारा कैसा है, सिंगुलर है। यहां पर हमने आइदर और से विकल्प बताया है, या तो मोहन ने या सोहन, दोनों ने नहीं चुराया है। अगर दोनों ने चुराया होता फिर हम जोड़ते, फिर हम इसको हटाते और लिखते एंड, और फिर ये हो जाता हैव। समझ गए बात ना बेटा। कंजंक्शन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें ये कहना कि दोनों ने किया तो फिर जोड़ो, और तुम्हें कहना कि नहीं सर जी हमें तो विकल्प बताना है, या तो इनने या इनने, है ना, तो फिर तुम इसका प्रयोग करोगे आइदर और। अगर ब्रिटिश इंग्लिश बोल रहे हो तो आइदर बोलोगे, अमेरिकन इंग्लिश बोल रहे हो तो ईदर बोलोगे। क्लियर है ना। कई लोग चक्कर में पड़े रहते हैं, सर आइदर बोले कि ईदर बोले। अरे भैया तुम जो मन हो सो बोलो। जो अंग्रेज हैं वो आइदर बोलते हैं और जो अमेरिकन हैं वो ईदर बोलते हैं, ना। हमने देखा होगा कलर की स्पेलिंग ये भी मिलती है और ये भी मिलती है, तो दोनों सही है बच्चा। ये ब्रिटेन के लोग लिखते हैं, ये अमेरिका के लोग लिखते हैं, है ना। और हमारे लिए फजीयत करते हैं, हम ये भी याद करें ये भी याद करें, राइट। हाँ, तो हम बताना चाह रहे थे कि जब विकल्प बताने वाले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से 2 सिंगुलर नाउन को जोड़ा जाए, विकल्प बताने वाले, है ना। अब कंफ्यूज मत हो जाना कि सर आप जोड़ने भी बोल दे रहे हो, नहीं। जब भैया कंजंक्शन का काम ही क्या है, जोड़ना, है ना। तो जोड़ने वाला जोड़ेगा, विकल्प बताने वाला भी जोड़ेगा, राइट। इसलिए हमारे एक एक शब्द पर ध्यान देना। जब विकल्प बताने वाले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से 2 सिंगुलर नाउन को जोड़ा जाए तो वर्ब हमारी सिंगुलर होगी। क्यों होगी सिंगुलर, क्योंकि उन दोनों में से एक की ही बात हो रही है ना। विकल्प है ना, या तो ये या ये, तो एक ही तो रह गया, दोनों नहीं हो रहे। ओके,
अब यदि विकल्प बताने वाले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से प्लूरल सब्जेक्ट्स को जोड़ा जाए, किसको जोड़ा जाए? प्लूरल सब्जेक्ट्स को, जैसे आइदर या आइदर योर फ्रेंड्स, आइदर योर फ्रेंड्स, और तो प्लूरल हो गया ना, और योर पेरेंट्स, आइदर योर फ्रेंड्स और योर पेरेंट्स, तो दोनों कैसे नाउन हो गए बेटा? प्लूरल हो गए ना। अब हमारी वर्ब कैसी आनी चाहिए? प्लूरल। समझ गए? अभी एक ये था, एक ये था, या तो इसको कहा जा रहा था, अगर इसको नहीं कहा जा रहा था तो अब हो गए ये। अब इसको कहा जा रहा है, इसको नहीं कहा जा रहा है, तो इसको कहा जा रहा है। अरे भैया जाए इसको कहो, जाए इसको कहो, है दोनों कैसे? ये कितने लिखे हैं? प्लूरल है ना, तो वर्ब कैसी लगाओगी? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कह रहा है कि प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी, तो ये प्लूरल है ना, चाहे इसको कहो चाहे इसको कहो। आइदर योर फ्रेंड्स प्लूरल हो गया, और योर पेरेंट्स ये भी प्लूरल हो गया। समझ गए? तो हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। अब ये तो एक स्थिति ये हो गई, एक स्थिति ये हो गई। अगली स्थिति क्या हो सकती है कि एक सिंगुलर है, एक प्लूरल है, एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है। तो क्या करोगे बच्चा तुम? जो सिंगुलर है उसको पहले लिखोगे और प्लूरल को बाद में लिखोगे। ऐसा करना पड़ेगा तुम्हें, राइट? लिखना पड़ेगा या बोलना पड़ेगा? पहले सिंगुलर को आइदर ही और हिज पेरेंट्स, आइदर, यहां पर लिख दें हम, आइदर मोहन और हिज पेरेंट्स। देखो बेटा, एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है, तो हमने पहले किसको लिखा? सिंगुलर को, और बाद में लिखा प्लूरल को। और हमारी वर्ब किसके अनुसार आएगी? पास वाले नाउन के हिसाब से। पास में कौन है? पेरेंट। ये नियम लग जाता है भाई, जो पास में उसी का तो असर पड़ेगा, है ना? जैसे मान लो दो बेटा हो किसी माँ बाप के, जो पास में रहता है उसी को तो ज्यादा प्यार करते हैं। हाँ, ये पेरेंट्स पास में है, तो इन दोनों में से किसको वर्ब फॉलो करेगी? पेरेंट्स को फॉलो करेगी, कहेगी ये मेरे पास में है, इसके हिसाब से आएगी। क्लियर बेटा? एक सिंगुलर है, एक प्लूरल है, तो प्लूरल को हम बाद में लिखते हैं, और वर्ब अपने पास वाले, अपने पास वाले नाउन के हिसाब से आएगी। क्लियर? ओके। एक और कंडीशन बन सकती है, वो कंडीशन ये कि यदि एक ही सेंटेंस में तुम अलग अलग पर्सन के प्रोनाउंस जोड़ रहे हो, अलग अलग पर्सन्स के प्रोनाउन जोड़ रहे हो, फिर क्या करोगे तुम? तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में तुमने पढ़ा होगा 231 का फॉर्मूला। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अगर एक साथ तीनों प्रोनाउंस आ जाएं तो हम उन्हें किस क्रम में रखते हैं? पहले तुम, फिर वो, और लास्ट में मैं। ये बेटा कर्टसी होती है। अंग्रेज शिष्टाचार के लिए बहुत जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं? शिष्टाचार के लिए। ऐसा नहीं होता है कि तुम तुम्हारे घर में कोई आया है ना, और तुम रसगुल्ला निकाल के लाए, 3 ठैया, 3 ही रसगुल्ला लाए, और तुमने रखा और सबसे पहले खा गए। ये शिष्टाचार हुआ? तुम कब खाओगे? सबसे लास्ट में। कब खाओगे? खाओगे कि नहीं खाओगे? ये तो शिष्टाचार है, बस वही है, ये शिष्टाचार ही है। पहले आप, तो यू, फिर वे, थर्ड, लास्ट में मैं। क्लियर बेटा? 2 3 1 इस क्रम में रखोगे। अब हमें कहना है कि या तो वह या मैं, या तो वह या मैं इस काम को करूंगा। मतलब देखो बेटा, तो आइदर यू, ये सेकंड पर्सन हो गया, आइदर यू और आई,
या तो तुमने या मैंने यह काम किया है, तो उससे भी नहीं समझ में आएगा मैं, और इस काम को कर रहे हैं, तो यहां पर आर लगाएं या एम लगाएं? क्यों? पास में कौन है? हाँ, ये बात वही चलेगी पुरानी वाली, अभी थोड़ी देर पहले बता गया है ना कि वर्ब किसके अनुसार आती है? अपने पास वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार। पास में कौन है? आई, तो बेटा यहां पर लगा दोगे एम। क्लियर? तो ये तुम्हारे इतना विकल्प बताने वाले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के रूल थे। अब सेंटेंस लिख लो जल्दी जल्दी, बस खत्म करें इसी क्लास को यहीं पर। हम गलत सेंटेंस बोलेंगे, तुम लोग उसको सही करोगे, ठीक है ना? तो तुम्हारी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। लिखो, नाइदर ही नॉर, हाँ, नॉर हिज पेरेंट्स, neither he nor his parents has come to my marriage party, has come to my birthday party। बर्थडे लिख लो, अभी कौन सी किसी की शादी हो रही, पहले नौकरी तो पाओ। नाइदर ही नॉर हिज पेरेंट्स, ना तो वो और ना ही उसके मम्मी पापा मेरे बर्थडे पार्टी में आए, ठीक है ना? नहीं आए हैं, तो ये सेंटेंस सही है गलत है बेटा? गलत है। क्यों? हाँ, क्यों गलत है? नहीं पता? हाँ, पेरेंट्स के अकॉर्डिंग क्या आएगा? है आएगा। बस 1-2 मिनट और, एक और सेंटेंस लिखो। आइदर आई, आइदर आई और यू हैव डन इट। क्या ये सेंटेंस सही है? गलत है। क्यों गलत है? जल्दी सही करो। हाँ, इसमें 2 3 1, जो 2 3 1 का ऑर्डर होता है, सबसे पहले सेकंड पर्सन, अब उसके बाद थर्ड पर्सन और लास्ट में फर्स्ट पर्सन। ये नहीं कि सबसे पहले अपने आप को ही प्रस्तुत कर दिया कि मैंने ये किया है, नहीं, मैं बाद में। आइदर यू और आई हैव डन इट। अब यू के साथ भी हैव आता है, आई के साथ भी हैव आता है, तो वर्ब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? अगर यहां पर एम में चुनना होता, एम और आर में चुनना होता, तो फिर क्या लगाते बेटा? फिर एम लगाते हैं, क्योंकि जो सबसे नजदीक नाउन या प्रोनाउन होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है, राइट? ओके, थैंक यू बेटा। इसकी कल हम एक्सरसाइज देंगे, तुम लोगों को सीट देंगे।